नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं यहाँ बाल विकास की व्याख्यान सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बाल्यावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले व्याख्यानों में आप लोगों ने देखा बाल विकास की अवधारणा, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं तथा शैशवावस्था में विभिन्न विकास। आइए हम इस व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए बाल्यावस्था में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करते हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। खासकर विभिन्न शिक्षक भर्ती संबंधी परीक्षाओं में इससे संबंधित अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। जो नए व्यूअर हैं वह अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, और जो व्यूअर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे हैं बाल्यावस्था, जो कि बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है, जो कि 5 वर्ष से 12 वर्ष की मानी जाती है। चूंकि बालक शैशवावस्था से आगे बढ़ता है और बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, जो कि 5 से 12 वर्ष की होती है। यह दूसरी प्रमुख अवस्था मानी जाती है, जो सामाजिक जीवन की आधारशिला मानी जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक यही वह अवस्था होती है जब परिवार से निकलकर अपने पास पड़ोस अथवा समाज में प्रवेश करता है, यानी कि अब उसका सामाजिकरण शुरू होता है और वह समाज के नियम, परंपराएं, मूल्य आदि से रूबरू होता है। साथ ही साथ मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को मानव विकास का अनोखा काल कहा है, क्योंकि बहुत ही भिन्न भिन्न परिवर्तन देखे जाते हैं। दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो यह अवस्था अत्यंत ही जटिल होती है, क्योंकि इसमें विभिन्न शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तथा साथ ही साथ नैतिक विकास का प्रारंभ होता है। अगर हम इस बाल्यावस्था के बारे में कुछ विद्वानों की परिभाषाओं या उनके द्वारा दिए गए इस संप्रत्यय की व्याख्या के बारे में देखें तो सबसे पहले जो डिफिनेशन या परिभाषा देखने को मिलती है कोल तथा ब्रूस के अनुसार, इन्होंने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल माना है। वर्ट ने बाल्यावस्था को भ्रामक एवं साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। वर्ट का मानना है कि बालक 5 से 12 वर्ष के बीच में जब परिवार से बाहर निकलता है तो वह एक व्यापक वातावरण में पहुंचता है, एक बहुत ही विस्तृत वातावरण में पहुंचता है, और वहां पर वह उन सभी कार्यों को बड़ी सुदृढ़ता से करने में प्रवृत्त होता है। दूसरी जो परिभाषा कहा जाए या इस अवस्था के बारे में सिगमंड फ्रायड द्वारा कही गई, उनका मानना है कि बाल्यावस्था काम की प्रसुप्तावस्था है, यानी कि एक ऐसी अवस्था जिसमें काम भावना दबी रहती है। अगली जो किलपैट्रिक ने कहा प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल होता है, यानी कि जैसा कि आपको अभी हमने बताया कि एक व्यापक क्षेत्र में प्रस्तुत करता है जहां उसका सामाजिकरण होता है। अब यहाँ पर विभिन्न तरह की सामाजिकरण परिस्थितियों से रूबरू होता है, उसके साथ समायोजन करना सीखता है, उन चीजों को सीखने का प्रयास करता है। और अंत में हम लोग देखेंगे प्लेयर जोन्स तथा सिम्पसन ने कहा कि शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। आप ध्यान दें इनकी उम्र का, तो यही वह अवस्था होती है, यही वह काल होता है जब बालक विद्यालय में प्रवेश करता है। इसीलिए इस अवस्था को विद्यालयी प्रारंभ की अवस्था भी कहा जाता है। तो शैक्षिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो अवश्य ही यह अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाएगी। आगे हम बात करें कि क्या बाल्यावस्था के उपनाम भी हैं, जैसा कि एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि बाल्यावस्था के को निम्न नामों से भी जाना जाता है। तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन गलत होता है, 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन गलत होता है, 3 सही होता है। तो अवश्य ही आपको जानना होता है कि बाल्यावस्था को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो जो सबसे पहला उपनाम आप देख रहे हैं, तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, जबकि आपने देखा था कि शैशवावस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, यानी कि वहां तार्किक चिंतन नहीं होता है, लेकिन
जो ही बाल्यावस्था में प्रवेश करता है बालक, तो उनमें तार्किक चिंतन का विकास होता है। जीवन का महत्वपूर्ण काल भी कहा जाता है इसे, क्योंकि बाल्यावस्था में मुख्य रूप से सामाजिकरण का शुरुआत होती है, विद्यालयी शिक्षा का प्रारंभ होता है, इसलिए इसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। आप समझ सकते हैं कि जो अगला नाम है वह सामाजिकरण का काल माना जाता है, यानी कि बालक परिवार से निकलकर समाज में, पास पड़ोस में जब प्रवेश करता है तो उसका सामाजिकरण का विकास शुरू होता है, इसीलिए इसे सामाजिकरण की अवस्था भी कहा जाता है। इसी के साथ ही इसे अनोखा काल भी कहा जाता है, क्योंकि यह वह अवस्था होती है जिसमें बहुत ही भिन्न भिन्न परिवर्तन देखे जाते हैं। दूसरा जो आप देख सकते हैं, बाल्यावस्था का जो उपनाम टोली, दल व समूह की आयु कहा जाता है। जब बालक एक व्यापक क्षेत्र अथवा समाज में प्रवेश करता है तो वो अपने हम उम्र के बच्चों की टोली बनाता है, उनका समूह बनाता है और उन समूह के साथ रहना अधिक पसंद करता है, समूह के साथ निष्ठा रखता है, समूह के साथ विश्वास रखता है और समूह को सबसे बढ़कर मानता है। इसीलिए इस अवस्था को टोली, दल व समूह की अवस्था कहा जाता है। अगली जो उसका उपनाम है वह है प्रारंभिक विद्यालय की आयु, क्योंकि बालक का विद्यालयी प्रवेश इसी अवस्था के प्रारंभ में माना जाता है, इसीलिए इसे विद्यालयी प्रारंभ की आयु भी कहा जाता है। आइए हम बात करें बाल्यावस्था के शारीरिक विकास का। जैसा कि आप जानते हैं कि बाल्यावस्था के विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, उन विभिन्न अवस्थाओं के विभिन्न आयाम हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, जो आपको प्रथम व्याख्यान में बताया गया था। अगर आप वह व्याख्यान अभी तक नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक मिल जाएगा, आप सारे व्याख्यान देख सकते हैं। आइए हम बात करें बाल्यावस्था के शारीरिक विकास की। क्योंकि शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है, लेकिन जब ही बाल्यावस्था की शुरुआत होती है वहां पर शारीरिक विकास की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है और उसमें अस्थायित्व आने लगता है। और यही वह काल होता है जहां पर बालक और बालिकाओं के विभिन्न विकास के आयाम में भिन्नता परिलक्षित होने लगती है। आइए हम देखें शारीरिक विकास में बालक की भार और उसकी लंबाई के बारे में। क्योंकि बाल्यावस्था में जो लंबाई होती है वो लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष बढ़ने की दर होती है। वहीं आप देखेंगे कि जब बाल्यावस्था का प्रारंभ होता है तो जो बालकों की लंबाई होती है लगभग 108 सेंटीमीटर, जबकि बालिकाओं की लंबाई 107 सेंटीमीटर तक मानी जाती है। वहीं जब हम इस अवस्था के अंत में पहुंचते हैं, यानी कि जब बालक की उम्र 12 वर्ष की होती है, तो वहां पर बालक और बालिकाओं की लंबाई में जो अंतर होता है वह भिन्न हो जाता है। और यहाँ पर अब देख सकते हैं आपकी जो बॉयज हैं उनकी लंबाई लड़कियों की लंबाई से कम हो जाती है, जबकि यहाँ पर जो औसत लंबाई मानी जाती है बॉयज की वो 138 सेंटीमीटर मानी जाती है और लड़कियों की 139 सेंटीमीटर मानी जाती है। वहीं हम अगर भार की बात करें तो बाल्यावस्था में जो औसत भार होता है बाल्यावस्था के अंत में वह लगभग 28 से 30 किलो के मध्य होता है और यह बालक और बालिकाओं में भार में भी भिन्नता देखी जाती है। आप देख सकते हैं कि दोनों के जो भार में वह 1 किलो का औसत डिफरेंस देखा जाता है। दूसरा जो शारीरिक विकास होता है वह मस्तिष्क का विकास होता है। मस्तिष्क का विकास जैसा कि हमने बताया कि चूंकि शैशवावस्था में बहुत तीव्र गति से सारे विकास होते हैं, लेकिन बाल्यावस्था में उसी विकास का जो तीव्रता होती है वो कम हो जाती है, लेकिन अस्थायित्व आ जाता है। और बाल्यावस्था में आप देख सकते हैं कि उनके आकार और भार के दृष्टि से लगभग पूर्ण रूपेण विकसित हो जाते हैं। बाल्यावस्था ही वह काल होता है जहां पर मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। बात करें हम उनके दांतों की, तो क्योंकि शैशवावस्था में जो दांत आते हैं वो दूध के दांत होते हैं, जबकि 5 से 6 वर्ष की आयु में अस्थायी दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि शारीरिक विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था में जो कि 5 से 6 वर्ष यानी कि बाल्यावस्था के प्रारंभ में अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं
और वह लगभग इसके अंत में 28 से 32 दांत तक निकल आते हैं, यानी कि लगभग सारे अस्थायी दांत निकल आते हैं और दूध के दांत टूट जाते हैं। बात करें हड्डियों तथा मांसपेशियों का, तो बाल्यावस्था में जो हड्डियों की संख्या होती है वह 270 से घटकर 250 हो जाती है, यानी कि शैशवावस्था में जो हड्डियों की संख्या 270 थी अब वह घटकर 250 हो गई। ये कैसे होता है? अगर आपका ऐसा प्रश्न होता है तो पहले क्या होता है, जब बालक जन्म लेता है तो उसके शरीर की जो हड्डियां होती हैं वह कई जगहों से विभाजित होती हैं। यही कारण होता है कि जो बच्चों का शरीर होता है वो अत्यंत ही लचीला होता है। आप देखते होंगे कि उनका शरीर कहीं से भी झुक जाता है, मुड़ जाता है। उसका कारण यही होता है कि जो उनकी हड्डियां हैं उसमें अधिक खंड हैं, उनके विभाजन अलग हैं। देख रहे हैं कि जो शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या 270 थी वो अब घटकर 250 हो गई, यानी कि घट कैसे गई? जो हड्डियां विभाजित थी वो हड्डियां जुड़ गई, यानी कि दो हड्डी एक हड्डी बन गई। इसी तरह से कई ऐसी प्रमुख हड्डियां आपस में जुड़ के जाती हैं जिसके कारण 270 के बजाय 250 हड्डियां रह जाती हैं, यानी कि बाल्यावस्था में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 250 हो जाती है। यह भी प्रश्न अक्सर सीटेट में पूछा जाता है। वहीं अगर मांसपेशियों के विकास की बात करें तो यही वह अवस्था होती है जहां पर हड्डियों के साथ मांसपेशियों का जो तालमेल होता है वो सुदृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है और वह हड्डियों के साथ मजबूती से जुड़ जाती है, ताकि बालक में एक तरह की अपने अंगों पर नियंत्रण बढ़ जाता है। बात करें हृदय का, तो हृदय की जो धड़कन होती है जो शैशवावस्था में 140 बार प्रति मिनट धड़कता है वह अब घटकर बाल्यावस्था में 100 बार प्रति मिनट धड़कने लगता है, यानी कि एक मिनट में अब जो हृदय की धड़कन धड़कती है वो 100 बार धड़कती है, यानी कि उसके जो धड़कने का फ्रीक्वेंसी होती है वह घटकर 100 हो जाती है, जबकि शैशवावस्था में यही धड़कने की जो फ्रीक्वेंसी थी वह 140 बार प्रति मिनट थी। बात करें शरीर के आकार की विभिन्नता की, तो यहाँ पर बहुत अधिक परिवर्तन नहीं देखा जाता है, फिर भी जो अनुपात होता है शरीर का उस अनुपात में पहले की अपेक्षा अधिक चीजें परिलक्षित होने लगती हैं और अब बालक और बालिका के अंगों में भिन्नता देखने को मिलने लगती है। यही वो अवस्था होती है जहां पर दोनों के शारीरिक अंगों में कुछ न कुछ परिवर्तन दृष्टि गोचर होने लगते हैं। बात करें नाड़ी संस्थान या नर्वस सिस्टम का, अब यहाँ पर एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर बालक के जो नर्वस सिस्टम होता है वह पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, जिससे वह विभिन्न तरह की परिस्थितियों, विभिन्न तरह के काल में अपने आप को उचित समायोजन करने में सक्षम हो जाता है। आगे हम बात करें बौद्धिक विकास या मानसिक विकास की, यानी कि बाल्यावस्था में जो मानसिक विकास होता है उसमें अब शब्दकोश का विकास तेजी से होने लगता है। आप अगर ध्यान दें संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पियाजे का, या आप ध्यान दें वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर, या भाषा संबंधी विकास या भाषा संबंधी दृष्टिकोण नाम चॉम्स्की का, तो आप देखेंगे कि यही वह अवस्था होती है जब बालक में शब्दों को या शब्द भंडार में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। बालक इस अवस्था के प्रारंभ में 25 से 50 शब्द प्रतिदिन सीखने में सक्षम होता है और उसका शब्द भंडार लगभग 50,000 से ऊपर हो जाता है। जब उसका शब्द भंडार बहुत अधिक बढ़ने लगता है तो उसका विभिन्न तरह की घटनाओं पर, विभिन्न तरह के वाक्यों पर नियंत्रण होने लगता है। और वहीं जब उसकी उम्र 7 वर्ष की होती है तो वह छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख करने लगता है। आप समझ सकते हैं कि जब आपके पास शब्द भंडार होंगे तो आप अवश्य ही छोटी छोटी घटनाओं का उस शब्द भंडार के साथ उल्लेख करने में सक्षम हो जाएंगे। आप देखते होंगे इस उम्र के बच्चे विद्यालय से आते हैं तो उनकी अक्सर बातें आप सुनते होंगे, आज मेरी क्लास में ये हुआ, इस बच्चे ने ये किया, उसने ये कर दिया, उसका
उससे ये झगड़ा हो गया तो वो जाके प्रिंसिपल से बताया। ऐसी बहुत सी घटनाएं आप पालकों को इस सब रूम में कहते हुए सुनते होंगे। यानी कि वह अब अपने शब्द भंडार के आधार पर विभिन्न तरह की घटनाओं का उल्लेख करने में सक्षम हो जाते हैं। वहीं जब 8 वर्ष की उम्र होती है तो वह विभिन्न कहानियों का वर्णन करने लगते हैं और 9 वर्ष आते आते वह समय, दिन, दिनांक, घड़ी, वर्ष आदि को के संप्रत्यय को स्पष्ट रूप से समझने लगते हैं, उनको बताने लगते हैं, उनके बारे में ज्ञान हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन कई बार सीटेट में पूछा गया है कि वर्ष, समय, दिन, दिनांक का ज्ञान किस वर्ष में होता है। तो इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं वो अवश्य ही इन बौद्धिक विकास से बनते हैं। आइए हम बात करें तो संप्रत्ययों का विकास होता है। आप ध्यान दें तो शब्दकोश के विकास से ही इन सभी संप्रत्ययों का डेवलपमेंट देखा जाता है। विभिन्न चीजों की जो विशेषताएं होती हैं, संप्रत्यय क्या होता है, विभिन्न वस्तुओं, घटनाओं या व्यक्तियों के विभिन्न विशेषताओं का एक समुच्चय कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो अब क्या है कि विभिन्न घटनाओं या वस्तुओं के विभिन्न विशेषताओं को एक साथ संयोजित करने की बालक में क्षमता आ जाती है और जिसके कारण उनमें विभिन्न तरह के संप्रत्ययों का विकास होने लगता है। बात करें रुचियों का विकास भी होने लगता है। यह एक ऐसी अवस्था होती है जहां बालक अब अपनी रुचि के अनुसार चीजें करना पसंद करता है। अपनी रुचि के कपड़े पहनना, रुचि के बुक खरीदना, बैग खरीदना, जूते खरीदना, यानी कि वह बहुत सारी चीजें अपनी रुचि के अनुसार करने लगता है। यह एक बुद्धि का ही परिलक्षण है, क्योंकि जब वह समाज में निकलता है तो एक जब व्यापक दायरे में आता है तो वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगता है, बुद्धि का प्रयोग करने लगता है, क्योंकि वह अब समाज की विभिन्न रीति रिवाज, परंपरा, मूल्य आदि के अनुरूप सोचने लगता है, उसके अनुरूप चलने लगता है और समाज किस तरह की चीजों को वरीयता देता है, समाज किसकी प्रशंसा करता है, किसकी निंदा करता है, इन सारी चीजों को समझना, उसके बारे में तर्क करना, चिंतन करना, तार्किक चिंतन करना, ये सारी चीजें या कहा जाए बौद्धिक क्षमता उसमें विकसित होने लगती है। तो जाहिर सी बात है वहीं पर उसकी रुचियों का विकास होने लगता है, क्योंकि वह देखता है कि वह कौन सी चीज है, वह कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिसे समाज द्वारा सराहा जा रहा है। आगे हम बौद्धिक विकास की बात करें तो उसकी विचार शक्ति का विकास होता है। जैसा कि अब बात कर रहे हैं कि जब वह उस व्यापक सामाजिकरण में पहुंचता है तो वह प्रत्येक चीज पर विचार करना शुरू करता है, थिंकिंग करना शुरू करता है, उसके बारे में तर्क वितर्क करना शुरू करता है, यानी कि तार्किक चिंतन करना शुरू करता है, जिससे विचार शक्ति का विकास होता है। बात करें तार्किक व निरीक्षण क्षमता का विकास होता है। सारी चीजें आप देखेंगे तो एक दूसरे से अंतर सह संबंधित मिलती हैं। तो आप देखेंगे कि बौद्धिक विकास के अंतर्गत चीजों का निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना और उस ऑब्जर्वेशन के साथ साथ उसकी तार्किक परीक्षण करना इस बाल्यावस्था के दौरान विकसित होने लगता है। कार्य कारण संबंध की समझ विकसित होने लगती है, यानी कि अब बालक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को समझने लगता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सृष्टि में जो भी घटनाएं घटती हैं वह किसी न किसी कारण से घटित होती हैं, यानी कि प्रत्येक घटना के पीछे एक कारण होता है। कभी भी शून्य में कोई घटना घटित नहीं होती है। इसलिए अब बालक अपनी तार्किक बौद्धिक क्षमता के अनुसार उस कॉज इफेक्ट रिलेशन को समझने लगता है कि कोई भी घटना जो घट रही उसके पीछे क्या कारण है। अगर उस कारण पर अगर हम नियंत्रण करना प्रारंभ करें तो अवश्य ही उसके प्रभाव को भी नियंत्रित किया जा सकता है। इन सभी चीजों को उसमें समझने की बौद्धिक क्षमता का विकास होने लगता है। यह हम बात करें तो अब उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति, वह जब कार्य कारण संबंध उसमें विकसित होने लगता है तो जाहिर सी बात उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, जिससे अब वह क्या करने लगता है, बहुत ही प्रश्न पूछने लगता है। आप देखते होंगे
कि इस उम्र में बच्चा बहुत सारे प्रश्न पूछता है, प्रश्न के जवाब के साथ प्रश्न पूछता है, यानी कि आप जवाब देते जाएंगे, उस जवाब में भी उसका प्रश्न होगा और प्रत्येक जवाब के साथ प्रश्न होगा। और एक ऐसा भी समय आता है जब आप झल्ला जाते हैं और एक जो उच्च बौद्धिक क्षमता वाला बालक होता है वह प्रश्नों की झड़ी लगाता है, जिससे सामने वाला झल्ला कर उस पर गुस्सा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यह एक अनोखा या जटिल कार्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर बौद्धिक क्षमता का बहुत ही व्यापक विस्तार होता है, व्यापक विकास होता है और वह विभिन्न तरह की चीजों को समझने, तर्क करने, कॉज इफेक्ट रिलेशन को समझने, ऑब्जर्वेशन करने या बहुत सारी ऐसी घटनाओं में अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करने लगता है। हम बात करें सांवेगिक विकास की, यह वह अवस्था होती है जो संवेगों के विकास की शुरुआत मानी जाती है। जैसा कि आपने पिछले व्याख्यान में देखा, जिसमें ब्रीवेज का वर्गीकरण हम लोगों ने संवेग के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि जो संवेग का विकास होता है वह जन्म से ही होता है, यानी कि संवेग को जन्मजात माना जाता है और जन्म के समय जो संवेग पाया जाता है वह उत्तेजना का संवेग पाया जाता है, एराउजल का संवेग पाया जाता है। लेकिन बालक का जैसे जैसे विकास होता जाता है उसमें विभिन्न तरह के संवेग विकसित होते जाते हैं, डेवलप होते जाते हैं और उसी क्रम में बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें विभिन्न तरह के संवेगों का तीव्रता से विकास होता है। जो बहुत ही प्रमुख अंतर शैशवावस्था और बाल्यावस्था के संवेग में देखी जाती है वह स्थिरता तथा नियंत्रण की अवधि का होता है। शैशवावस्था में जहां बालक में संवेग को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती, विकसित हुई होती है, वहीं बाल्यावस्था के आते आते अब बालक विभिन्न तरह के संवेगों को नियंत्रित करना सीख जाता है। वह अपने रोने पर नियंत्रण कर सकता है, अपने क्रोध पर नियंत्रित कर सकता है या विभिन्न तरह की जो भी संवेग हैं उन्हें वह नियंत्रित करना सीख लेता है। यानी कि यह वह अवस्था होती है जहां विभिन्न तरह के संवेगों में स्थिरता तथा नियंत्रण हो जाता है। आगे हम बात करें तो संवेगों का उचित प्रदर्शन, जाहिर सी बात है कि जब आप संवेगों में स्थिरता आ जाएगी, उस पर अपना कंट्रोल हो जाएगा, तो आप यथोचित संवेग को प्रदर्शित करने की क्षमता विकसित कर लेंगे। यानी कि जिस तरह के संवेग को प्रदर्शित करना है वैसे संवेग को आप वैसे समय पर प्रदर्शित करेंगे। आगे हम बात करें तो यही वह अवस्था होती है जहां पर भाई बहनों से ईर्ष्या की भावना देखने को मिलती है। उसका कारण, जो सबसे बड़ा कारण होता है, वह समानता का होता है। समानता से तात्पर्य होता है कि यही वह अवस्था होती है जहां पर आप देखते हैं कि इस उम्र के बच्चों में बहुत जल्दी मित्रता, बहुत जल्दी लड़ाई होती है। मित्रता क्योंकि वह एक दूसरे से सांवेगिक रूप से जुड़े होते हैं और यही वह अवस्था होती है जो टोली की अवस्था होती है, इसलिए वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन ईर्ष्या भी इसलिए रखते हैं कि हर चीज में समान बंटवारा चाहते हैं। परिवार में अक्सर बच्चों में इसीलिए झगड़ा होता है कि जो भी सामान, जो भी चीजें उन्हें दी जाएं वो उन्हें बराबर बराबर मिलनी चाहिए। बराबर न मिलने के कारण दोनों में ईर्ष्या की भावना या ईर्ष्या का संवेग देखने को मिलता है। अगला जो है सामूहिक भावना का विकास, जो कि आप जानते हैं कि यही वह उम्र होती है कि जिसमें बालक परिवार से निकलकर समाज में प्रवेश करता है, अर्थात पास पड़ोस, विद्यालय तथा अपने सगे संबंधियों के बीच पहुंचता है, जहां पर व्यापक रूप से सामूहिक भावना का विकास होने लगता है। उसे एक समूह में किस तरह का व्यवहार करना होगा, ऐसी सामाजिकरण विकसित होता है, जिससे उसमें एक ऐसे संवेग का विकास होता है जो एक दूसरे के प्रति प्रदर्शित किया जाता है। हम बात करें तो इस अवस्था में जो एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली संवेग देखने को मिलता है
और झूठ बोलने की प्रवृत्ति। झूठ बोलना, चोरी करना या ऐसे बहुत सारे आपराधिक कार्य जिसे आप संवेग के अंतर्गत रख सकते हैं। बालक चूंकि संवेग पर नियंत्रण करना सीख गया होता है, इसलिए वह अपने माता पिता या अन्य लोगों से उस सांवेगिक नियंत्रण के प्रभाव के कारण, सांवेगिक नियंत्रण की कुशलता के कारण झूठ बोलना, चोरी करना या अन्य तरह की ऐसी क्रियाएं देखी जाती हैं बाल्यावस्था में। आगे हम बात करें सामाजिक विकास की, जो कि इस अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण आयाम माना जाता है, जिसमें बालक जब अपने परिवार से निकलकर समाज में पहुंचता है तो वह अपने हम उम्र के बच्चों के साथ टोली बनाता है, समूह बनाता है और उस छोटे छोटे समूहों में खेलना प्रारंभ करता है, जिससे सामूहिक भावना का विकास होता है, सामाजिककरण का विकास होता है, जिससे सामाजिक भावना डेवलप होती है, यानी कि छोटे समूहों को खेलने की भावना प्रदर्शित होती है। यह एक सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। दूसरी तरफ देखते हैं तो जब बालक छोटे छोटे समूहों या टोलियों के साथ खेलना प्रारंभ करते हैं तो वह एक दूसरे से स्नेह तथा प्रशंसा की अपेक्षा रखते हैं, यानी कि वह अपने टोली में एक दूसरे से प्रेम करना और दूसरों से एक दूसरे की प्रशंसा की भावना देखने को मिलती है या विकसित होती है। बाल्यावस्था में एक दूसरे से स्नेह और प्रशंसा की भावना विकसित होती है। दल के प्रति वफादारी, यह भी एक सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है, क्योंकि अब बालक अपने परिवार के साथ साथ एक दल या एक छोटे समूह या एक समाज का भी सदस्य बन गया होता है, तो अब वह परिवार के साथ ही साथ अपने दल या अपने छोटे समूह के प्रति भी वफादारी निभाता है और उसके प्रति एक निष्ठा रखता है। दूसरे विकास की बात करें तो वहाँ पर अब सहयोग की भावना विकसित होती है, क्योंकि जब वह दूसरों के साथ स्नेह और प्रशंसा की भावना विकसित करता है तो वहीं अब सहयोग की भावना, सामाजिक विकास होता है। आदतों का विकास तथा निर्माण, चूंकि जब उसका सामाजिकरण होता है तो वह उस दौरान समाज के विभिन्न मूल्य, रीति रिवाज, परंपराएं, मूल्य, आचार विचार आदि को सीखता है। उस सीखने के दौरान बालक यह अपेक्षा करने लगता है कि समाज द्वारा उसे स्वीकृत किया जाए या उसे सराहा जाए। ऐसा करने के लिए आवश्यक है कि उसे समाज के मान्य नियमों के अनुसार चलना होगा। अतः अब वह एक निश्चित आदत का विकास करता है। यह वह अवस्था होती है जिसमें आदतों का निर्माण और विकास होता है। बड़ों का रिस्पेक्ट करना, एक निश्चित दायरे में रहना, किस परिस्थिति में किस तरह का व्यवहार करना, किस समय किस परिस्थिति में किस तरह की अनुक्रिया करना है, ये सारी चीजें वह समाज से सीखने के साथ साथ अपनी आदत में डालता है, अपने आदतों में विकास करता है। वहीं हम आगे सामाजिक विकास के अंतर्गत बात करें तो अब यहाँ पर लिंग विभाजन भी देखा जाता है। यहाँ पर एक चीज देखने को मिलता है कि यह वह अवस्था होती है जहाँ पर बालक के बालक मित्र हुआ करते हैं और बालिकाओं के बालिकाएं मित्र हुआ करती हैं, यानी कि अब वह समलैंगिक समूह या दल का निर्माण करते हैं और उन्हीं के प्रति निष्ठा, स्नेह भाव रखते हैं। अभी यहाँ पर जो है विपरीत लिंगी स्नेह और प्रेम का विकास नहीं हुआ होता है। आगे हम बात करें तो यहाँ पर मित्रों का चुनाव होता है। आप देखते हैं कि यही वह अवस्था होती है जहाँ पर घनिष्ठ मित्र बनते हैं, जिसे बचपन का मित्र कहा जाता है। सामाजिक सोच का विकास, जब आप एक सामूहिक भावना, सहयोग की भावना, दल के प्रति वफादारी या अन्य चीजों के बारे में जब आप अपनी आदतों का विकास और निर्माण करने लगते हैं तो आप में एक सामूहिक या सामाजिक सोच का विकास होता है, जिसे ग्रुप थिंकिंग कहते हैं। वह व्यक्तिगत थिंकिंग से अलग होता है। व्यक्तिगत थिंकिंग सिर्फ अपने बारे में सोचती है, लेकिन एक सामूहिक सोच, सामूहिक थिंकिंग, वह एक समाज के नियमों के बारे में सोचती है, समाज की एक परंपरा के बारे में सोचती है। तो अब यह वह अवस्था होती है जहां सामूहिक या सामाजिक सोच का विकास होता है। साथ ही साथ बाल्यावस्था में
बहिर्मुखता का विकास होता है, क्योंकि इसके शैशवावस्था में बालक अपने में ही मगन रहता है, जिसे आप देखेंगे कि विभिन्न संज्ञानात्मक सिद्धांतों में बालक स्वयं से जो बात करता है, अहं केंद्रीवाद, वहां पर अंतर्मुखता प्रदर्शित होती है। लेकिन अब यहाँ पर एक दूसरे की सहयोग और स्नेह की भावना प्रदर्शित होती है, वहां पर बहिर्मुखता का विकास होता है, यानी कि एक्सट्रोवर्ट का विकास होता है। आगे हम बात करें, जब बहिर्मुखता का विकास होता है तो बहिर्मुखता का जो गुण होता है वो एक नेता में पाया जाता है। और इसी उम्र में आप देखते हैं खेल खेल में बच्चे नेता का रोल करते हैं, लीडर का रोल करते हैं, मुखिया का रोल करते हैं, या पिता का रोल करते हैं, माता का रोल करते हैं। एक तरह से आप देखेंगे कि विभिन्न तरह की जो छोटे छोटे वो लोग कहानियां बनाते हैं, उस कहानियों में एक नेतृत्व करते हैं, यानी कि नेता बनने की इच्छा होती है उनमें। बारी बारी से वो अपने आप को प्रदर्शित करते हैं या नेता बनते हैं, या कहिए तो मुखिया बनकर जो है कि खेलते हैं। और अंत में जो सामाजिक विकास के अंतर्गत आप देख रहे हैं, प्रिय कार्यों में रुचि, यानी कि विभिन्न तरह के प्रिय कार्यों में जो है कि रुचि विकसित होने लगती है, वह अपनी रुचि का विकास करने लगते हैं। और अंत में अब हम लोग बात करते हैं तो विभिन्न तरह के आयामों पर चर्चा करने के पश्चात हम देखेंगे कि बाल्यावस्था की विभिन्न विशेषताएं क्या हैं। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि अब चूंकि शैशवावस्था से बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, जहाँ पर विभिन्न तरह के अस्थायित्व, उसके संवेगों में अस्थायित्व, उसके विकास में अस्थायित्व, बौद्धिक क्षमता में अस्थायित्व, शारीरिक परिवर्तन में स्थिरता, तो इस तरह से आप देखेंगे कि उसके विकास में स्थिरता आती है। वहीं अधिगम में तीव्रता कहें, क्योंकि यह वह अवस्था होती है जिसमें शब्द भंडार बहुत तेजी से बढ़ता है। बालक एक दिन में 25 से 50 शब्द भी सीख लेता है, और लगभग जो शब्द भंडार होता है वो 50,000 तक हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो अधिगम की तीव्रता होती है वो शब्द भंडार पर आधारित होती है। तो अवश्य ही यह अवस्था अधिगम में तीव्रता लाती है। वहीं सामाजिक गुणों का विकास होता है, क्योंकि बालक परिवार से निकलकर अब समाज के एक व्यापक वातावरण में पहुंचता है, तो वहां पर उसका विभिन्न तरह के सामाजिक गुणों का सामाजिकरण होने लगता है, जिससे वह समाज के रीति रिवाज, मूल्य, परंपराएं आदि सीखने लगता है। और उसी के पश्चात वह यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करने लगता है, यानी कि वह चीजों को रियलाइज करने लगता है, वर्तमान परिस्थिति में समझने लगता है कि चीजें हैं तो क्यों हैं, काज इफेक्ट रिलेशनशिप को समझने लगता है। और यही वह अवस्था होती है जहां पर बहिर्मुखता व्यक्तित्व का विकास होता है। आप देखते होंगे कि इस अवस्था में जो बालक होते हैं वह छोटे छोटे खेल खेलना प्रारंभ करते हैं, और उसमें वह कभी नेता बनते हैं, या घर का मुखिया बनते हैं, या लीडर बनते हैं, या ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी कहानियों का रोल प्ले करते हैं, जो प्रदर्शित करता है कि वह अब नेतृत्व निभाने के कगार पर हैं, या नेतृत्व निभाने की, या एक तरह की जो सामाजिक परंपरा है उस परंपरा के अनुसार अपना व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं। आप उसी के अनुसार आप देखेंगे कि सामूहिक प्रवृत्ति का भी विकास होता है। इस अवस्था के अंत में यौन संबंधी विकास चूंकि परिपक्व हो गया होता है, और यौन जो लैंगिकता होती है वह यहाँ पर सुषुप्त अवस्था में होती है, और लेकिन इसके अंत में यही वह अवस्था होती है जहाँ पर बालक और बालिका दोनों में विभिन्न तरह के लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं। हमें उम्मीद है आपको यह व्याख्यान अवश्य ही पसंद आया होगा। अगर आपको यह व्याख्यान पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही साथ आपका यह वीडियो व्याख्यान देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।